और अब आलमी मामलात में से एक पहलू जानना चाह रहे हैं उमर फारूक साहब बूरेवाला से। सर साहब रिसेंटली मैं एक थिंक टैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो चाइना और इंडिया के रिलेशन के ऊपर स्टडी करता है। उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर दलाई लामा जो है वो अपना सक्सेसर अनाउंस करते हैं तो चाइना नताइज की परवाह किए बगैर हर सूरत में इंडिया के साथ वॉर छेड़ देगा। तो मेरा ये आपसे सवाल ये था कि ये इशू के अंदर क्या इतनी हसासियत है कि चाइना जो है इंडिया के साथ वॉर पे उतर आएगा, और दूसरा ये तिब्बत कार्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। इसका भी ताल्लुक वो जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी बातें उसके साथ बन सकता है और है भी। देखिए, तिब्बत हमेशा तारीखी तौर पे हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ चाइना। उनके अंदर ही आता था। इट वाज ऑटोनमस रीजन बट इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द चाइनीज एम्पायर इन तारीख। चाइनीज इनकलाब हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई। 1950 में रेड आर्मी जो थी वो चली गई तिब्बत और वहाँ जाके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और कहा कि अब ये हमारा हिस्सा है, फॉर्मली इट्स पार्ट ऑफ अस। और मगर उस वक्त दलाई लामा वहीं थे। 1959 में इश्यूज बने और दलाई लामा वहाँ से छोड़ के और वो इंडिया आ गए। और इंडिया आके वो धर्मशाला में उन्होंने रिहाइश की और इंडिया ने उन्हें पनाह दे दी। वो दिन है और आज का दिन है, तिब्बत इज बिकम एन इशू। चाइना ये कहता है कि दलाई लामा जो है वो हमारी इजाज़त के बगैर आप नहीं बनाएंगे। आप दिल्ली में बैठ के एक नया दलाई लामा बना के हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे। ये हमारी टेरिटरी है, दे आर पार्ट ऑफ अस। दलाई लामा कहता है कि मैं सिलेक्ट करूंगा अगला दलाई लामा कौन होगा। मगर इसमें इशू ये है कि अगर दलाई लामा क्योंकि आप 90 साल का हो चुका है जी। अगर दलाई लामा जो है, जो करंट दलाई लामा है, वो सिलेक्शन ऐसी करते हैं जो चीन को पसंद नहीं है या वो एक साजिश का हिस्से के तहत बनती है, तो चीन एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। अभी भी दलाई लामा बाहर बैठा हुआ है ना, चीन चला रहा है तिब्बत को। तो अगला दलाई लामा भी आएगा तो चीन बैठा रहेगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। और अगर कोई ऐसा दलाई लामा आता है जो चीन के साथ तावन करेगा और एक अमेरिका का एजेंट नहीं बनेगा या इंडिया का एजेंट नहीं बनेगा, तो चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर करंट सिचुएशन ये है कि ये दलाई लामा जो है ये पनाह ली हुई है इंडिया में, इंडिया इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि ये यहीं रहे, अगला दलाई लामा भी जो है वो भी यहीं से यहीं रहे और तिब्बत जो है उसको उसके अंदर चाइना को चैन ना आने दिया जाए। तो अमेरिका की भी गेम है कि दलाई लामा और तिब्बत के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएं फॉर चाइना और उनको एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना, सोटी मिल गई है। तो इंडिया भी गेम प्ले कर रहा है ये। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि तिब्बत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना के लिए, इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए? देखिए, तिब्बत कहते हैं इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सारे दरिया जो है ना वो कहीं ना कहीं तिब्बत से ही निकलते हैं। अब वो जो इंडिया को दरिया जो जाते हैं वो भी तिब्बत से आते हैं। तो एक तो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा जगुलर वेन है कश्मीर को, कि दरिया कश्मीर से आते हैं, वो हिस्सा जो कि इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीर। इंडिया का भी यही मौकफ है कि दरिया सारे आते हैं तिब्बत से, तो तिब्बत इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि हमारा भी कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हालांकि कभी भी इन्फ्लुएंस से ज्यादा इंडिया ने ये कभी नहीं कहा कि तिब्बत इंडिया का हिस्सा है। चाइना ने हमेशा ये कहा कि तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है और इंडिया ने ये तस्लीम भी किया हुआ है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि एक ज़माने में तिब्बत का हिस्सा थे, जो कि अब इंडियन प्रोविंसेस बन चुके हैं, और वो है अरुणाचल प्रदेश वगैरह। और एक बॉर्डर, लंबा चौड़ा बॉर्डर बन गया है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जो कि सारी तिब्बत का बॉर्डर है। तो दैट इज नोन एज ए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन दोनों साइड ने किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मगर डिस्प्यूट्स अभी हैं ऑन द एरियाज अराउंड दैट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब मगर वो सारे का सारा तिब्बत है। अब तिब्बत जो है इज अ बफर जोन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना का और कोई बॉर्डर नहीं है जो इंडिया के साथ लगता है सिवाय तिब्बत के। तिब्बत इज द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड इंडिया। जैसे कि कल बात हो रही थी कि इजराइल जो है वो गोलान हाइट्स में और सीरिया
के दरमियान एक बफर जोन ड्रूज की बनाना चाहता है और अपनी ये बफर जोन हमेशा ऐसे ही था। अंग्रेजों ने जब पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद किया था तो उनका ये ख्याल था कि अफगानिस्तान जो है वो रूस और इंडिया के दरमियान एक बफर जोन होगी जी। बफर जोन्स ये इंपॉर्टेंट थी विद ग्रेट एम्पायर्स कि वो आपस में लड़ाई झगड़े ना करे, दरमियान में कोई न्यूट्रल किस्म की टेरिटरी होनी चाहिए ताकि वहां बैठ के कोई बातचीत हो तो कर सके, उसको ना इधर का होना चाहिए ना उधर का। बफर जोन्स, ये लड़ाई झगड़े रोकने के लिए बफर जोन्स, ये तारीखी एक पस मंजर है। अब तिब्बत भी एक किस्म का बफर जोन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बट तिब्बत इज नाउ अंडर चाइनीज कंट्रोल, तो वो बफर जोन उस तरीके से नहीं रही। इंडिया को यही तकलीफ है कि ये एक बफर जोन नहीं रही क्योंकि इसकी आज़ादी नहीं रही। चाइना ये कहता है कि ये ऑटोनोमस रीजन है, अभी भी उसने बहुत आज़ादी है तिब्बत के अंदर, लोकल गवर्नमेंट वगैरह हो, बट इट इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइनीज, उसे इज पार्ट ऑफ चाइना। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब तिब्बत के अंदर जैसे कि इंडिया ने अपना हिस्सा जो कश्मीर में वहाँ डैम्स बनाने शुरू कर दिए, रेजर्वॉर्स बनाने शुरू कर दिए जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ रिवर फ्लो का है, इसी तरीके के साथ चाइना ने तिब्बत के अंदर बहुत सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दी है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग डैम्स एंड ऑल्सो बिल्डिंग रोड्स, क्योंकि वो तिब्बत के जरिए वो जाना चाह रहे हैं इनटू सेंट्रल एशिया। तो वो तिब्बत को और भी ज्यादा उसकी अहमियत होती जा रही है फॉर द चाइनीज, क्योंकि चाइना जो है इज नाउ गोइंग टू बी यूजिंग तिब्बत एज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया ऑल्सो। तो तिब्बत की एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बन गई है, पानी का मसला भी है, और फिर ये तारीखी जो इश्यूज रहते हैं वो भी तारीखी इश्यूज भी हैं। और जैसे मैंने कहा, अमेरिका की ये बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ तिब्बत के अंदर अनरेस्ट क्रिएट किया जाए और वहाँ सेटल ना होने दिया जाए और दलाई लामा को सपोर्ट किया जाए। ये तो CIA की तो ये तो एस्टेब्लिश्ड है, इसमें किताबें भी लिखी गई हैं कि CIA ने किस तरीके से 50s के और 60s के अंदर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी चाइना को तिब्बत में। एंड तो इंडिया जो है एक किस्म का पैसिव किस्म की सिचुएशन है। अब आगे क्राइसिस आ रही है, क्राइसिस ये आ रही है कि जनाब अब नया दलाई लामा बनना है। वो दलाई लामा इंडिया में बैठ के बनेगा या तिब्बत में बनेगा, इंडिया की और अमेरिका की रजामंदी से बनेगा या चाइना की रजामंदी से बनेगा। तो ये चाइना के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दिस इज वेयर द गेम इज राइट नाउ, इसलिए तिब्बत इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एंड फॉर इंडिया एंड फॉर अमेरिका। और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना भी नॉमिनेट कर सकता है अगला दलाई लामा, तो उसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि लोग वहाँ तसल्लुत चाइनीज तसाते भी हैं या जान जाने का खतरा भी है। और ये इंप्रेशन भी है कि चाइना जो रिलीजियस या खुदा की हकमियत का तस्वुर, मजहब को भी जदीदियत की तरफ ला रहा है, उसका कितना असर हो सकता है इस इंतखाब पे? नहीं, देखिए चाइना एक्चुअली जो आइडियल पोजीशन जो चाइना चाहता है, चाइना ये चाहता है कि दलाई लामा चाइना के साथ बैठ के और तय कर ले, जैसे पोप के ऊपर सेटलमेंट होती है कि जी कौन पोप बनेगा वेटिकन का, इसी तरीके के साथ सेटल हो जाए। कोई ऐसा बंदा लेके आए जो कि चाइना को एक्सेप्टेबल हो और तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं उनको भी एक्सेप्टेबल हो, तो बिल्कुल मिल सकता है ऐसा बंदा, अगर कोई गन ना डाले तो। ओके। बिकॉज देखो चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी जो बुद्धिज्म है उसको कम करे या उसको वाइप आउट करे। चाइना का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये है कि कोई अमेरिकन एजेंट ना बन जाए, जो भी दलाई लामा आता है वो अमेरिकन एजेंट ना बन जाए, बिकॉज ये दलाई लामा इंडिया में बैठ के इज डूइंग एग्जैक्टली दैट। तो इसलिए ये उनका प्रॉब्लम है। उनकी जो एक्सपीरियंस है वो सजेस्ट करता है कि दलाई लामा must be a Dalai Lama and a spiritual and religious leader, not a political leader, not a political leader. अच्छा सेठ साहब, जो गुज़श्ता से पैवस्ता एक और सवाल ये था कि क्या ये इतना सेंसिटिव मामला है कि जंग छिड़ जाए दो ममालिक के दरमियान, या इसका बहाना बना लिया जाए? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर जंग छिड़ेगी। देखिए चाइना ने एक्सेप्ट तो किया हुआ ना, जब से आके ये बैठे हुए हैं साहब और आके वहां से साजिशें हो रही हैं, तो चाइना ने इसके ऊपर जंग तो नहीं की ना। तो अब अगर एक और आगे बैठ जाएगा इस तरीके के साथ, इसका ये मतलब नहीं कोई जंग हो जाएगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जंग वंग का कोई इम्कान नहीं है। चाइना जंग में इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना वांट्स पीस एंड स्टेबिलिटी, इंडिविजिबल सिक्योरिटी, जिसकी मैं बात हर रोज करता हूँ। चाइना विल नॉट गो टू वॉर विद इंडिया। अलबत्ता ये जरूर है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में वो जो इस वक्त कब्जा है उनके पास, और वहाँ वो और भी गेन्स कर सकता है, और उसके साथ फिर और टेंशंस बढ़ सकती है। मगर क्या फुल फ्लैश वॉर? नहीं। देखिए 1962 में तो फुल फ्लैश वॉर थी, चाइना तो प्लेन्स तक आ गया PLA, उनकी लिबरेशन आर्मी। मगर जो 2020 में लड़ाई झगड़े में वो तो बॉर्डर के करीब ही होते रहे ना।
तिब्बत के बॉर्डर के और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर ही होते रहे। तो अब और वो उसके साथ चाइना विल लर्न टू लिव विद इट। डोंट फॉरगेट, चाइना अब इंडिया को लाना चाह रहा है RIC में। चाइना इंडिया में के साथ ब्रिक्स में बैठा हुआ है। चाइना विल नॉट गो टू वॉर अगेंस्ट समबडी जिनको वो लाना चाह रहे हैं अपने साथ। दे लर्न टू लिव विद दिस। वो प्रेशर टैक्टिक्स रखेंगे। खारिज अज़ इम्कान है इस मामले पर जंग। अब लाहौर से ईसा जलाल राजा ने मूसा जैसा एक सवाल किया है, शामिल करते हैं। आपने एक किताब तहरीर की जिसका नाम सेम पेज था। क्या आज के हालात सेम पेज से सेम स्क्रिप्ट पर इवॉल्व कर गए हैं? ये सवाल और इस सवाल का जवाब सवाल करने वाले और जवाब देने वाले के लिए कितना खतरनाक है? कोई खतरनाक नहीं है, सीधी सीधी बात करते हैं हम। बात यह है कि इमरान खान जब आए थे तो सेम पेज पे थे ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर लड़ाई झगड़े हो गए। ये लोग भी आए हैं, ये भी सेम पेज पे हैं विद एस्टेब्लिशमेंट। क्या यहाँ भी लड़ाई झगड़े होंगे? फर्क दोनों में क्या है? फर्क ये है कि इमरान खान साहब ने बगावत कर दी थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी एक स्टेज पे, और जिसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और अपोजिशन ने फ़ायदा उठा लिया उसका। सवाल यहाँ ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब और ये हुकूमत जो है ये झगड़ा ले लेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ? मैं नहीं समझता कि ये झगड़ा लेंगे। ये बड़े दानिश्वर ये बड़े मजे में हैं और तजर्बाकार हैं। इनको पता है, इनके साथ पहले बड़े हाथ हुए हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा ये निकाले गए हैं। तो ये सीख के आए हैं, ये बिल्कुल पंगा नहीं लेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये सेम पेज जो है इसका वही फेट होगा जो कि पहले खान साहब का फेट हुआ है। ये लगे जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये जवाब अब आपकी तसल्ली के लिए ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है जो सेठी साहब ने समझाया। ये है मुअम्मा पाकिस्तान में सिस्टम का।